Minds Tutorials has recently shared a video on YouTube related to the topic of social and political movements in Maharashtra State Board's SST curriculum. The video is a knowledge-based explanation that aims to help students understand the key concepts associated with social and political movements. Through this video, students can learn about significant events and leaders that have shaped the history of social and political movements in Maharashtra. The video can be a helpful resource for students who wish to enhance their understanding of this topic and prepare for their upcoming exams. With the help of such resources, students can gain a deeper insight into the political and social history of Maharashtra. Okay, people in social and political movements, what exactly do we study? मतलब civics के point of view से हमारा जो सोसाइटी है या हमारा जो देश है, ठीक है, इसका निर्माण कोई आकस्मिक नहीं है, ठीक है. इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है. एक स्लो प्रोसेस है. हम धीरे धीरे, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रही है ना, और करती रहेगी लास्ट दिन तक. ऐसा कुछ नहीं कि हम नाउ वी आर द मोस्ट इवॉल्व स्पीशीज़, ठीक है. तो एवोल्यूशन होता रहेगा और एवोल्यूशन के साथ साथ नई चीज़ें आती रहेंगी, और ये भाई साहब आपका साल दर साल चलता ही रहेगा ऐसा. तो देयर इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट ग्रोथ, एक कांस्टेंट एवोल्यूशन आपका होता जा रहा है, ठीक है. ओके, तो सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, कि जितने भी आपके समाज में अभी क्या होता है कि कभी कभी हमारा डी एवोल्यूशन भी होता है. एक होता है हमारा एवोल्यूशन, मतलब हमारे रैशनैलिटी में, हमारे अप्रोच में, हमारे आउटलुक में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आना. और कभी कभी डी एवोल्यूशन भी होता है, ठीक है. डी एवोल्यूशन जैसे कैसा, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में स्पेशली, ठीक है, आपका समाज का विभाजन हुआ था 4 हिस्सों में, ठीक है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है. ब्राह्मण कौन, जो पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, ठीक है, शिक्षा देने का काम करेंगे. क्षत्रिय कौन, जो डिफेंस में रहेंगे, ठीक है. वैश्य कौन, जो मर्चेंट, मतलब जो आपके व्यवसाय को देखेंगे, ठीक है. और शूद्र मतलब जो साफ सफाई रखेंगे. आज की तारीख में भी यही विभाजन है. मतलब कुछ, किसी को तो साफ सफाई करना पड़ेगा, किसी को तो पढ़ाई लिखाई का काम करना पड़ेगा, किसी को तो भाई साहब डिफेंस में जाना पड़ेगा. तो लेकिन कहीं भी हमारे समाज में ये विभाजन जाति में ही था, ठीक है. तो मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा ही, ठीक है, या क्षत्रिय का लड़का ही क्षत्रिय होगा, या वैश्य का लड़का ही वैश्य होगा, ऐसा नहीं हो, ठीक है. एनीबडी एज पर हिज ओपिनियन कैन चूज अ जॉब एंड डू दैट, ठीक है. तो ये समाज में धीरे धीरे विकृतियाँ आने लगी. ये सही डिवीजन था और आज भी है. कोई ना कोई तो साफ सफाई का काम करेगा, उसकी जाति कुछ भी हो, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन किसी ना किसी को तो साफ सफाई का काम करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो डिफेंस में जाना पड़ेगा, ठीक है. सो ये जो विभाजन है ये आज भी है. काम के हिसाब से ये विभाजन आज भी है और यही होना चाहिए. लेकिन धीरे धीरे हमने काम से क्या जोड़ दिया भाई साहब, जाति को जोड़ दिया, ठीक है. तो मतलब अभी ब्राह्मण अगर कोई है तो उसके पूर्वज भी ब्राह्मण, उसके आने वाले वंश भी ब्राह्मण ही होंगे. मतलब वो सिर्फ लिखा पढ़ी का काम करेंगे या पढ़ने लिखने का काम ही करेंगे, और वो हाईएस्ट क्लास माना जाएगा सोसाइटी में. सो इस तरह से धीरे धीरे तो एवोल्यूशन हुआ कि हमने ये समझा कि कैसे सोसाइटी को वर्क में डिवाइड करना है. लेकिन सोसाइटी का वर्क में डिवाइड के बाद हम चले गए इसके जाति में. अभी हम कोड करने लगे भाई साहब, ये जातियाँ यही काम करेंगी. और ये उत्पीड़न धीरे धीरे इतना बढ़ने लगा, या ब्राह्मणों का खौफ इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि शूद्रों को गांव में रहने की भाई साहब इजाज़त नहीं थी. दे हैव टू स्टे आउटसाइड द विलेज, दे हैव टू स्टे आउटसाइड द टाउन, दे कैन नॉट लिव बाय देयर ओन, ऐसा होने लगा, ठीक है. सो धीरे धीरे भाई साहब डिफरेंसेस बढ़ने लगे. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है. ओके, तो एक होता है एवोल्यूशन और एक होता है डी एवोल्यूशन, ठीक है. मतलब हम एवॉल्व तो कर गए हैं, हम समाज में रहने लगे हैं, हम एक साथ सोसाइटी में रहने लगे, लेकिन हमारे अंदर के डिफरेंसेस भी इस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है. सो बहुत सालों से इन सब चीज़ों पर विचार विवेचना की गई है, और फिलहाल के मतलब बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, एंड दीज मूवमेंट्स वेर बेसिकली अंडरटेकन बाय वेरियस रैशनलिस्ट थिंकर्स. लोगों ने चैलेंज करना शुरू किया, ठीक है. और ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो सिर्फ हमारे इंडिया में ही ऐसा नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी था. हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है, यूरोपियन कंट्रीज़ में डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कलर है,
ठीक है, कोई गोरा है कोई काला है, तो इसमें भाई साहब डिस्क्रिमिनेशन है। तो वहाँ पे भी ऐसा होता था कि निग्रोस को बस में चढ़ने नहीं दिया जाता है, या निग्रोस को रेस्टोरेंट में आने नहीं दिया जाता है, ठीक है, ऐसा होता था। सो डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी फॉर्म एग्जिस्ट समवेयर और दी अदर, ठीक है। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस या जो कुप्रथाएं थी, इसके अगेंस्ट में जब रैशनलिस्ट थिंकर्स लोग आगे आए और इन्होंने सोसाइटी को कन्विंस किया कि वॉट एवर हैज़ बीन फॉलोड अप टिल नाउ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेट्स टेक अ न्यू स्टेप ऑल टुगेदर, ठीक है, लेट्स चेंज आवर वेज, तो तब जाकर भाई साहब समाज का एक मूवमेंट चालू होगा और रिफॉर्म चालू होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, सोशल और आपके पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए। एक और जैसे कुप्रथा थी सती प्रथा, ठीक है, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को ज़बरदस्ती का उसके फ्यूनरल पायर पे झोंक दिया जाएगा, ठीक है। बर्न्ड अलाइव, कोई मरे हुए इंसान को जलाना, मतलब उसको क्या फ़र्क पड़ता है, ही इज़ गॉन, ही विल नॉट फील एनी पेन इन हिज बॉडी, ठीक है, और वो हमारा अंतिम क्रिया है। लेकिन किसी जिंदा इंसान को जलाना, मतलब आपके ऊपर अगर एक मोमबत्ती का एक वो जो है थोड़ा सा गिर जाए तो कितना ज़ोर से जलन होता है, ठीक है। एंड इमेजिन एन एंटायर बॉडी बर्निंग, इमेजिन दैट पेन, ठीक है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक कुप्रथा थी, ये एक टाइप का मर्डर ही तो हो गया, ठीक है। आप ज़बरदस्ती का उसको झोंक रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स अ मर्डर, लेकिन उस टाइम पे इसको एक रिलीजियस प्रथा मानी जाने लगी, और जो लोग इसको विलफुली करते थे, जो मतलब अपनी इच्छा से अपने फ्यूनरल पायर ऑफ हस्बैंड पे अपने आप को झोंक रहे हैं, उनको भाई साहब बहुत उनकी विजय गाथाएं गाई जाती थी या उनको बहुत प्रेज किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी कुप्रथाएं डेवलप हुई हमारे समाज में, जिनको खंडन करने के लिए या जिनको मूल रूप से उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी सारे सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए, ठीक है, और ये होते ही रहेंगे। आज जो आपको सही लग रहा है, हो सकता है थोड़ा और डीप थिंकिंग में अगर आप देखेंगे उसको तो शायद वो गलत हो, ठीक है। आज जिन चीज़ों को आप सही मान ले रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसी में अपने जीवन को जी रहे हैं, शायद कल आप एक दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो उसका एक बहुत ही बेकार एस्पेक्ट आपको देखने मिलेगा, और तब शायद आप समझेंगे या कोई हमको समझाने के लिए आएगा कि नहीं, जो ये चला आ रहा है वो गलत है। आज हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सोचिए कि जो लोग भाई साहब सती प्रथा कर रहे थे उनको हम आज की तारीख में क्रिमिनल ही बोलेंगे, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं बोलेंगे ना, उस टाइम पे सभी ये कर रहे हैं, है ना। क्लियर है, समझ में आ रही है। आज भाई साहब आप 50 पटाखे फोड़ रहे हो, एयर में इतना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, किसको पड़ी है, मज़े लो भाई साहब, दिवाली है, ठीक है। लेकिन कल शायद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो, कल शायद हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचें या कोई हमें मजबूर करे अलग तरीके से सोचने के लिए, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स दैट आर देयर। वाई मूवमेंट्स, what is a movement and what are the important movements in India? So why are movements required? Some people focus on a particular issue, organize themselves, build public opinion by constantly following up on that issue and thereby put a pressure on political parties and the government, ठीक है। तो मुद्दे आपके बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। आज की तारीख में मुद्दे जो है तो हल होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मुद्दे बहुत हैं, कहीं पे भाई साहब पानी की समस्या है, कहीं पे भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, कहीं पे भाई साहब जातिवाद का समस्या है, ठीक है। तो अलग अलग लेवल्स पे मुद्दे हैं। गांव में समस्याएं हैं, ठीक है, खेती बाड़ी को लेकर समस्याएं हैं, शहरों में भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समस्याएं हैं, ठीक है। सो ये सारे समस्याएं हैं। सम पीपल फोकस ऑन ए पर्टिकुलर इशू, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक मुद्दे पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर इशू पे, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, और फिर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड बिल्ड पब्लिक ओपिनियन बाय कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप ऑन दैट इशू। उस इशू पे फॉलो अप करते करते एक पब्लिक ओपिनियन वो बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है। सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, बिल्ड पब्लिक ओपिनियन बाय कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप ऑन दैट इशू एंड देयर बाय पुट अ प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट, ठीक है। धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं और फिर पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट पे, ठीक है। दे बेसिकली पुट अ प्रेशर ऑन पॉलिटिक। देखो आप जैसे बोलते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता भाई साहब, ठीक है। तो मतलब लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को अलाइन करना आपके आइडिया के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट पीपल फॉलो अप विथ यू, पीपल बेसिकली गेट अलाइंड टू योर आइडियाज, और तभी जाकर पॉलिटिकल पार्टी सेटअप होता है, ठीक है। दैट्स हाउ एन एंटायर पॉलिटिकल पार्टी इज बेसिकली सेटअप। ठीक है। तो एजेंडा वाइज पॉलिटिकल पार्टी होता है। आपने एजेंडा को आइडेंटिफाई किया और एजेंडा को लेकर चलेगा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है।
तो इससे मतलब एक बार आपने पब्लिक ओपिनियन तैयार किया, पब्लिक ओपिनियन में उस एजेंडे को भाई साहब महत्वपूर्णता दी गई और फिर जाकर भाई साहब उसके लिए हम लड़ेंगे। बिल्ड पब्लिक ओपिनियन बाय कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अप ऑन द इश्यू एंड देयरबाय पुट अ प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। ठीक है, मुझे आज सपना आया कल कुछ करना चाहिए, मैं भाई साहब कल जाकर सिडको के सामने चिल्लम चिल्ली करके चला आया, ये मूवमेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मूवमेंट। ठीक है, आप अगर मूवमेंट करना चाहते हैं तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से करना पड़ेगा। आपको भाई साहब लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है वो गलत है, ये देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर लोगों को आपको जोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर आपको पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड अ मूवमेंट। ठीक है, आपने किसी मुद्दे को आइडेंटिफाई किया, खुद ही जाकर भाई साहब ऑफिशियल्स के साथ भिड़ गए, शायद मुद्दे का कोई रेजोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, शायद उन्होंने आपकी बातें मानी या नहीं मानी, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, लेकिन दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ मूवमेंट। समझ में आ रहा है? ये मूवमेंट होता है जब आप लोगों को जो आपको जानते भी नहीं है उनको जोड़ते हैं किसी कॉज से, ठीक है, और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, तब जाके उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप अकेले इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। समझ लो कहीं पे पानी की समस्या है, आपने जाके भाई साहब सिडको से बात किया, हो सकता है सिडको वालों को मालूम ही नहीं था वो कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, उन्होंने कल से चालू कर दिया, कुछ समस्या का निवारण हो गया, लेकिन दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट इज़ व्हेन कि भाई पानी नहीं आ रहा है, क्या समस्या है, ठीक है, क्या जानबूझ के उस जगह पे पानी नहीं दिया जा रहा है, क्या इस सिडको ये चाहती है कि भाई साहब वहाँ पे लोग ना बसे, ऐसा भी हो सकता है। अगर ना बसे तो उस ज़मीन को इसका मतलब फैक्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, शायद इसी के चलते वहाँ पे पानी की कम फैसिलिटी है ताकि लोग वहाँ से हटने लगे, है ना। तो इन चीज़ों को जोड़कर जब आप लोगों को जोड़ते हैं और मुद्दा उठाते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं और चेंज या तो लाते हैं या तो लाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। ठीक है, ओके। Organized activity is the essence of any movement. Certain movements also aim at opposing a particular decision or policy of the government. कभी कभी भाई साहब देखो हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप है, आप फ्रीली गवर्नमेंट के पॉलिसी को अपोज कर सकते हैं, यू आर फ्री टू अपोज इट। ठीक है, धरना देकर, स्लोगन्स निकालकर, जुलूस निकालकर, इन सब तमाम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, लोगों में जागरूकता फैला के, इन सब तमाम हरकतों से आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, वायलेंट नहीं हो सकते, आप कोई इलीगल काम नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली डू दिस थिंग्स। ठीक है, तो आप भाई साहब यू कैन सर्टनली अपोज, ये हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है। सर्टेन मूवमेंट्स आल्सो एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, शायद वो सही ना हो, मूल समुदाय के लिए सही ना हो, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए वो सही ना हो, तो आप उसको अपोज कर सकते हैं। इट कैन डेफिनेटली बी अपोज एंड क्वेश्चन। द राइट टू प्रोटेस्ट शुड बी यूज्ड पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई साहब बस जला दो, ट्रेन रुकवा दो, ऐसा नहीं, रिस्पॉन्सिबली करना है। ठीक है, जागरूकता फैलाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप भाई साहब जुलूस निकालकर, बड़े मीटिंग्स करके और बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा करके भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं विदाउट डैमेजिंग एनी प्रॉपर्टी और एनी पब्लिक प्रॉपर्टी बेसिकली। ठीक है, What is a movement? Important characteristics of movement. It is formed when people come together in the interest of a particular issue. तो movement कब होता है भाई साहब? जब लोग एक साथ आते हैं किसी मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए। जब वो मुद्दा आम इंसान से जुड़ा होता है और आम इंसान कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये वाकई में मुद्दा है जिसको रिजॉल्व किया जा सकता है, देन पीपल अलाइन देमसेल्व्स, और उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। इट इज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ प्रॉब्लम। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हेल्प्स इन डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होता है, डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो होगी भाई साहब एजिटेशन की, उन सब चीज़ों को डिसाइड करता है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व टू कीप फॉलो अप ऑन द इश्यूज। ठीक है, इट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। Okay, so people, what are the characteristics of a movement? Movement कभी होता है? It is formed when people come together in the interest of a particular issue. एक पर्टिकुलर मुद्दे पे जब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलेंगे मूवमेंट। ठीक है, that is basically known as a movement. It is formed when people come together in interest of a particular issue. अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो मुझे जोड़ रहा है लेकिन आपको नहीं जोड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के मुद्दे, ये आपको जोड़ेंगे, है ना, लेकिन कहीं पे अगर पानी नहीं आ रहा होगा तो क्या वो आपका मुद्दा होगा? नहीं शायद। ठीक है, या शायद हाँ। ठीक है, सो
मुद्दे आपके जो हैं वो एजेंडाज जो हैं दैट शुड बी कनेक्टिंग पीपल, इट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हेल्प्स इन डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होता है जिससे डिसाइड होता है भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व टू कीप फॉलो अप ऑन द इश्यूज। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होते हैं। इट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है भाई साहब। मूवमेंट्स इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। मूवमेंट्स भाई साहब क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं किसका, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। जितने मूवमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे, और जितने ज़्यादा लोग उससे जुड़ेंगे उतना ही समाज का भला होगा, है ना। ओके, अदर मूवमेंट्स, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। सोशल मूवमेंट, इंडियाज इंडिपेंडेंस, जैसे सोशल मूवमेंट मतलब एक बहुत बड़े स्तर पे मूवमेंट होता है। वो किसी रीजन का स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं होता है, वो समझ लो नेशनल लेवल पे होगा या स्टेट लेवल पे होगा या शायद वर्ल्ड लेवल पे हो, ठीक है। जैसे पोल्यूशन के लिए मूवमेंट आज की तारीख में एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमारे देश में मुद्दे होंगे, ठीक है। जैसे सोशल मूवमेंट, इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज बेसिकली अ सोशल मूवमेंट। यहाँ पे सोसाइटी के स्टार्टर में अलग अलग लोग भाई साहब कंबाइन हुए एंड दे थॉट दैट वी शुड बी अटेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम दीज ब्रिटिशर्स हु आर एक्सटर्नल टू द इंडियन सॉइल, ठीक है। ओके, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट, जैसे आपका भाई साहब स्वदेशी मूवमेंट, दिस इज बेसिकली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट हो गया। तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब मूवमेंट इज अ डैश एक्शन, प्राइवेट, पर्सनल, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, कलेक्टिव, ठीक है। एक इंसान का एक्शन नहीं होता ये। ओके, डैश कीप्स द मूवमेंट एक्टिव, फेलोशिप, फॉलोअप्स, लीडरशिप, सोसाइटी, लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप भाई साहब आपको करेगा, ठीक है। तो लीडरशिप, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होगा वो अपने मूवमेंट को हमेशा एक्टिव रखेगा, ठीक है, जब तक उसका एक समाधान ना निकले, ठीक है, अनटिल अनलेस वी बेसिकली अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो आपका देखिए प्रीवियस बोर्ड के क्वेश्चंस हैं इसमें। 2022 का क्वेश्चन है, व्हाई मूवमेंट्स नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से आंसर कर सकते हैं। टू कीप द मूवमेंट एक्टिव, मूवमेंट को एक्टिव रखने के लिए आपको भाई साहब ये चाहिए रहेगा। टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ओके, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मूवमेंट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ों के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, तो इंपॉर्टेंट डिमांड्स, देखो अगर लीडर पे ही लोगों को भरोसा ना हो तो मूवमेंट डाई आउट हो जाएगा, है ना। अरे अगर समझो तुम खेल रहे हो, अगर कोई क्रिकेट का टीम है या फुटबॉल का टीम है, कैप्टन पे ही अगर भरोसा ना हो तो विल प्लेयर्स बी एबल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो यही ऐसा यहाँ पे मूवमेंट्स भी होता है। अगर लीडरशिप बहुत स्ट्रांग ना हो, अगर लीडरशिप हर स्टेप में गाइड ना करे, अगर लीडरशिप भाई साहब स्ट्रांगली चीज़ों को मतलब ये इसी पॉलिसी से हमको चलना है या इसी तरीके से हमको कोऑपरेट करना है या ऑपरेट करना है, ये सब बार बार ना बताएं तो पीपल विल लूज ट्रस्ट, देन द मूवमेंट विल डाई आउट, ठीक है। ओके, बिरसा मुंडा वॉज बेसिकली एक ट्राइबल थे ये, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च किया था। ये गांधी जी के टाइम, ये मतलब हमारे ब्रिटिशर्स के पहले थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स तभी थे यहाँ पे। एक्सेप्ट द राइट ऑफ ट्राइबल ओवर फॉरेस्ट, तो समझिए इस मुद्दे को कि इंडिया में उस टाइम पे फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। ट्राइबल्स जो होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह ऐसे शिफ्ट होते रहते थे। तो इनका भाई साहब शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, एक जगह पे थोड़ा बहुत कल्टीवेशन किया, फिर भाई साहब वो ज़मीन बंजर हो गई, फिर आगे बढ़ गए, ऐसे बढ़ते रहते थे। तो इस तरीके का भाई साहब होता था, और गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा दी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये जो जितने भी आपके ट्राइबल्स हैं इनको किसान में परिवर्तित करना है, ये घूमते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैंने साहिल मुनकर के अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया है ना, उसके घर से चोरी कर ली, भाई साहब कुछ कर लिया, तो ही नोज़ मी, ही कैन फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मी, तो द पुलिस विल कम टू माई हाउस, आई कैन बी लोकेटेबल। आज की तारीख में तो आप अलग अलग तरीक़ों से लोकेट हो सकते हैं, सोशल मीडिया में लोकेट हो सकते हैं, फ़ोन पे लोकेट हो सकते हैं, अलग अलग जगहों पे आप पकड़े ही जाएंगे, ठीक है। तो आपका लोकेशन जो है अभी सीमित है, ठीक है। लेकिन जो ट्राइबल्स होते हैं उनको लोकेट करना आसान नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं।
अगर मैं समझ लो कोई ट्राइबल हूँ और मेरा कोई परमानेंट घर नहीं है, तो अगर मैंने कोई क्राइम कमिट किया, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द पुलिस टू लोकेट मी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि भाई साहब ये नेशनल मूवमेंट तो फैलता जा रहा है और देर सवेर हमें इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो ट्राइबल्स हैं, तो क्या ये यूज़ हो सकते हैं हमारे अगेंस्ट? हो सकते हैं भाई साहब। इनको अगर किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारना हो तो ये किसी अपने में से नहीं चुनेंगे, ये ट्राइबल्स में से किसी को चुनेंगे, बोल देंगे भाई साहब मार दे, तेरे को कौन देखता है, तू मार दे, तुम पैसा दे रहे हैं, मार दे इसको। ठीक है, दहशत फैलाना है अगर ब्रिटिश कम्युनिटी में तो ये कर सकते हैं। तो इसीलिए ये स्केयर्ड थे इनसे। ठीक है, इनसे डर लगता था इनको, ट्राइबल से। प्लस इनको क्या लगता था कि सबको फार्मर्स बना दो, कहीं ये लोग घूम रहे हैं। ठीक है, अगर इनको फार्मर्स बना देंगे तो ज़बरदस्ती का इनसे हम खेती बाड़ी करवा के अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के हम ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ और ब्रिटिश एम्प्लॉयमेंट और ब्रिटिश भाई साहब बिजनेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने फॉरेस्ट पे पाबंदियाँ लगा दी। ठीक है, फॉरेस्ट में लोग जाते थे जंगल की लकड़ियाँ बटोरने, उससे उनका चूल्हा जलता था, ये बंद करवा दिया। फॉरेस्ट में बहुत सारे जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उसके लिए भी जाते थे। आयुर्वेदिक तभी चलता था बहुत ज़्यादा, अभी भी चल रहा है खैर। ठीक है, इसको भी बंद करवा दिया। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बहुत सारे भाई साहब आपके एनिमल हंटिंग होती थी, ये सब भी ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया। ठीक है, जिसके चलते ये ट्राइबल लोगों के पास कुछ बचा नहीं। ठीक है, और ये ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है भाई साहब, ये अब हम क्या करेंगे? तो ऐसा कर दिया कि फॉरेस्ट मतलब गार्ड कर दिया पूरे फॉरेस्ट को। ठीक है, अगर आप जाते हैं तो भी कुछ समय के लिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, आपको लाइसेंस लगेगा, परमिट लगेगा, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। उनके हिसाब से फॉरेस्ट को कट डाउन नहीं करना है, जो सही है आज भी। ठीक है, लेकिन अभी आप अगर किसी चीज़ को बंद करवाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ पैरेलल भी आपको खोलना पड़ेगा, है ना। किसी चीज़ को आप बंद करवाना तो बड़ा आसान है, नहीं कल से नहीं होगा ये, लेकिन उसके साथ साथ आपने क्या जनरेट किया है? आपने इनका इनकम रोक दिया है, इनका सोर्स ऑफ लाइफ रोक दिया है, लेकिन क्या इनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है? नहीं किया है। तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आपने नियम लागू कर दिया, लेकिन इनके लिए कुछ सोचा आपने? जो इतना बड़ा समुदाय है, जो ट्राइबल है, जो बेसिकली फॉरेस्ट में भटकता है, एक फॉरेस्ट से दूसरे फॉरेस्ट जाता है और अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है, वो कल से क्या करेगा? ठीक है, सो देयर वाज नो ऑप्शन गिवन। तो बिरसा मुंडा वाज बेसिकली अ ट्राइबल लीडर। ठीक है, एंड एक्सेप्ट द राइट ऑफ ट्राइबल्स। इंपॉर्टेंट डिमांड्स, इनके डिमांड्स क्या क्या थे? एक्सेप्ट द राइट ऑफ ट्राइबल्स ओवर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट पे ट्राइबल्स का राइट हो। परमिशन टू कलेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड टू हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। तो इन्होंने भाई साहब प्रोटेस्ट किया कि भाई साहब फॉरेस्ट लैंड पे हम कल्टिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, हैव अ राइट टू कल्टिवेट ऑन फॉरेस्ट लैंड। एसोसिएटेड वेरियस ट्राइब्स, कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर। ठीक है, कोलाम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम उड़ीसा, कोली, भिला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र। तो ये आपके अलग अलग ट्राइब्स थे उस टाइम पे। ठीक है, सो सांथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार। सो दीज वे डिफरेंट ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल बेसिकली हु यूज टू वांडर फ्रॉम फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। ठीक है, सो कोलम फ्रॉम छोटा नागपुर, गोंड फ्रॉम उड़ीसा, कोली, भिला एंड रामोशी फ्रॉम महाराष्ट्र, सांथल एंड मुंडा फ्रॉम बिहार, ऑल दीज वे डिफरेंट ट्राइब्स। ठीक है, सप्लीमेंट चाहिए, उधर देकर गया था, सब वापस कर दिया। फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया। फार्मर्स मूवमेंट्स वे इंस्पायर्ड बाय थॉट्स ऑफ महात्मा फुले। तो महात्मा फुले भाई साहब थे, इन्होंने फार्मर के मूवमेंट को देखा। जस्टिस रानडे, ठीक है, एंड महात्मा गांधी। एग्जाम्पल मूवमेंट्स इन बरदौली, चंपारण। चंपारण मतलब जहाँ से महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। बेसिकली चंपारण बिहार में है और यहाँ पे उन्होंने फार्मर के राइट्स को देखा। देखिए आप अचानक भयानक में आकर लोगों को बोलेंगे कि नेशनल मूवमेंट ज्वाइन करो, इंडिया को फ्रीडम दिलाओ, तो लोग जुड़ेंगे नहीं। पहले लोगों की समस्याओं को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोलूँगा ये चलो चलो कल हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कुछ इतना कुछ मुद्दे लेकर, आप बोलेंगे भाई साहब क्यों जाएं। ठीक है, तो जब तक मैं आपकी समस्याओं से ना जुड़ूं, आप भी मेरी समस्या से नहीं जुड़ेंगे, है ना। तो यही मूवमेंट है। तो गांधी जी ने यही किया। जब वो साउथ अफ्रीका से आए तो वो धीरे धीरे लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनके मुद्दों से जुड़ने लगे।
तो इनका भाई साहब पहला था चंपारायण। चंपारायण एक बिहार में एक जगह है जहाँ पे फार्मर्स लोगों के ऊपर काफ़ी सारा अत्याचार शोषण हो रहा था और गांधी जी ने उनके कॉज को लिया। इससे एक बहुत बड़ा फार्मिंग का कम्युनिटी उनसे जुड़ गया, ठीक है। सो इसके बाद धीरे धीरे वो फेमस होते गए एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग हिम, ठीक है। सो मूवमेंट्स इन बरदौली, चंपारण एंड मूवमेंट्स अगेंस्ट रेवेन्यू कलेक्शन, उस टाइम पे ब्रिटिश का जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था बहुत सिवियर था। जैसे अगर मुगल लोगों का रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम हम देखें, इसके पहले जो मुगल साम्राज्य था, कि अगर किसान का किसी कारणवश बाढ़ हो गई या भाई साहब फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है, सूखा पड़ गया और ये सब बहुत कॉमन चीज़ें होती थी और पूरा फसल ख़राब हो गया, तो किसान पे वो रेवेन्यू एप्लीकेबल नहीं होता था, ठीक है, जितना उनको मतलब ऑफिशियली चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक समझ है, लेकिन ब्रिटिशर्स का ऐसा कुछ मानना नहीं था, कुछ भी हो जाने तो इतना पैसा आना चाहिए, तुम्हारी ज़मीन के ऊपर इतना पैसा आना चाहिए, ठीक है। फार्मर्स मूवमेंट स्लो डाउन ड्यू टू टेनेसी लॉज रिलेटिंग टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड। तो धीरे धीरे भाई साहब ब्रिटिशर्स ने भी अपना शिकंजा कसा इनके ऊपर, ठीक है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अभी धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई साहब, फार्मर्स, तो अभी टेनेसी लॉज आ गए। टेनेसी लॉज आ गए मतलब कैसा, जैसे समझ लो साहिल मुनकर अगर एक फार्मर है, उसके पास 50 एकड़ की ज़मीन है, तो वो भाई साहब 20-30 एकड़ भाड़े पे दे सकता है, ठीक है। तो उस 20-30 एकड़ को जो भी भाड़े पे लेगा, ठीक है, वो उस ज़मीन को भाड़े पे यूज़ करेगा, अपना फसल बनाएगा और उसको बेच के अपना कमाएगा, ठीक है। टेनेसी लॉज आ गए, ये प्रॉपर लॉज हैं। तो मतलब जब तक एग्रीमेंट है तब तक भाई साहब, जब तक भाड़ा बढ़ रहा है तब तक साहिल मुनकर अपने फार्मर को वहाँ से जाने नहीं बोल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई साहब फार्मर ने मेहनत किया, 11 महीने का एग्रीमेंट है भाई साहब, तो 4-5 महीने उसने दम लगाकर मेहनत किया और जैसे ही वो 7वें महीने में फसल को काटेगा, इसने आके बोल दिया भाई कल से छोड़ के चले जाओ, ठीक है, कल से भाड़ा भी देने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस ज़मीन में नहीं रहोगे। ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले ऐसा होता था, तो टेनेसी लॉज आ गए हैं अभी, मतलब जब तक एग्रीमेंट है और जब तक भाई साहब जो फार्मर है वो भाड़े दे रहा है तब तक आप उसको हटा नहीं सकते, है ना, वरना तो उसका पूरा ही नुकसान हो जाएगा। 5 महीने मेहनत इसने की और फसल का लाभ ये उठाएगा, ठीक है। सो दीज वेर थिंग्स विच वेर हैपनिंग अर्लियर, नाउ दीज टेनेसी लॉज वेर टेनेंट जो बोलते हैं ना, मतलब जो भाड़े पे होते हैं, तो टेनेसी लॉज वेर इंट्रोड्यूस्ड। लॉज रिलेटिंग टू टिल्टिंग ऑफ द लैंड, टिल्टिंग ऑफ द लैंड मतलब किस तरह से आप लैंड को यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आ गई। तो मतलब अभी देखिए मूवमेंट की ज़रूरत कब पड़ती है, जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हों, ठीक है। जब समस्याएं कम होने लगे तो मूवमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ओके। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स मूवमेंट बिकेम मोर एक्टिव एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर्स मूवमेंट फिर से होने लगा। ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट बेनिफिट द पुअर फार्मर्स, दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आया था भाई साहब, ग्रीन रेवोल्यूशन में आया था कि बहुत बड़े बड़े ज़मीन पे हम एक्सटेंसिव कल्चर करेंगे, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिव क्रॉप कल्टीवेशन करेंगे, उसमें हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, जो अलग अलग पेस्टिसाइड्स, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हम यूज़ करेंगे, मतलब ट्रैक्टर्स वगैरह चलाएंगे मैकेनाइज तरीके से, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होगा, ठीक है। ये सब आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में आ गए। हमारा देश एक फूड क्राइसिस से गुजर रहा था और तब जाकर ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने कुछ ऐसे सीड्स को अपनाए जिनमें जल्दी प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ठीक है, जो वेदर रेजिस्टेंट हो, ताकि वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएँ और हमारा प्रोडक्शन बढ़े, बिकॉज देयर वाज अ ट्रिमेंडस प्रेशर ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन द फूड, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे चीज़ें हैं मैकेनाइज्ड फार्मिंग, अभी छोटे मोटे फार्मर्स कहाँ से ट्रैक्टर लाएंगे, तो ये छोटे मोटे फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा था। हाँ, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो इनके बहुत बड़ी ज़मीन है, जहाँ पे एक्सटेंसिवली वो वीट क्रॉप या और कोई क्रॉप उगाते हैं, एक ही क्रॉप उगाते हैं, उनको लिए फ़ायदेमंद है ये, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली वाज नॉट बेनिफिटिंग द पुअर फार्मर्स, दिस लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट। और यहाँ पे चालू हुआ भाई साहब फार्मर्स मूवमेंट। डिमांड क्या था भाई साहब, अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो जितने भी आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट प्राइस, एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, एक्सेप्टिंग रिकमेंडेशंस ऑफ स्वामीनाथन कमीशन, ठीक है। तो स्वामीनाथन कमीशन था भाई साहब, उसका एक्सेप्टिंग हुआ रिकमेंडेशंस, डेट रिलीफ, डेट क्या, तो आपका भाई साहब अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इनका भाई साहब डिमांड क्या था, जो भी एग्रीकल्चर है उसके लिए सही प्राइस निर्धारित हो, ठीक है। कोई किस प्राइस में बेच रहा है, कोई किसी प्राइस में बेच रहा है, तो एक सही प्राइस निर्धारित हो हर प्रोडक्ट का। एग्रीकल्चर टू बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्री, जैसे गवर्नमेंट अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग स्कीम्स के तहत सपोर्ट करती है, वैसे ही एग्रीकल्चर को भी पहले इंडस्ट्री का दर्जा मिले और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी। एक्सेप्टिंग रिकमेंडेशंस ऑफ स्वामीनाथन कमीशन,
एक स्वामीनाथन, एक कमीशन इस्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इस कमीशन का नाम था स्वामीनाथन कमीशन। इसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए कि ये एक स्टेप्स लेने हैं, तब फार्मर्स के सारे जो भी गुत्थियाँ हैं वो सुलझेंगी, ठीक है। डेट रिलीफ, डेट कैंसलेशन, इम्प्लीमेंटिंग नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, ये सब इसमें भाई साहब अपनाया गया, ठीक है। डेट रिलीफ मतलब जो भी आपका कर्जा है उसमें माफ़ी हो, डेट कैंसलेशन कर्जा कैंसिल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया था कुछ लोगों का, ठीक है, इतना ज़्यादा कि जीवन में खाने पीने के वांदे हो गए, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग नेशनल पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, शेतकरी संगठन, ठीक है, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब भाई साहब आपके यूनियंस हैं, ठीक है। यूनियन से फ़ायदा क्या होता है, बहुत सारे लोग जो एक ही व्यवसाय या एक ही काम से जुड़े हैं वो जुड़ जाते हैं, और सबका लगभग एक ही मुद्दा होता है, तो इसीलिए दे गेट अ प्लेटफॉर्म in which people collectively unite and raise their issue so that they can be heard, ठीक है। लेबर मूवमेंट, अभी हमने बात की भाई साहब फार्मर मूवमेंट की। लेबर मूवमेंट, लेबर में मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जब इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी, फैक्ट्रीज स्टैब्लिश होने लगी, और धीरे धीरे भाई साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, शहरीकरण बढ़ने लगा, तो बहुत बड़े मास रिक्रूटमेंट होने लगी। जैसे मुंबई कैसे बना, मिल्स से बना है। कोई अगर मुंबई के इतिहास में जाता है, ठीक है, तो कॉटन मिल्स यहाँ पे स्टैब्लिश हुए थे, और कॉटन मिल्स में काम करने के लिए लाखों लोग अपने गांव छोड़कर मुंबई में आए थे, ठीक है। सो देयर वर ह्यूज पॉपुलेशन दैट एक्चुअली सेटल्ड इन मुंबई, और इन कॉटन मिल्स में गारमेंट्स प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। अभी धीरे धीरे भाई साहब मैकेनाइज, फिर एक हड़ताल हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे हड़ताल का इतना ज़्यादा बढ़ने लगा, 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, लोग आउट ऑफ जॉब है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मिल ओनर्स ने देखा भाई साहब क्यों हम इतने लोगों को एम्प्लॉय करें, अभी तो मशीन्स आ गई हैं, तो मशीन्स का इस्तेमाल होने लगा, और फाइनली कॉटन मिल्स बंद पड़ गई। लेकिन मुद्दा ये है कि भाई साहब धीरे धीरे आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते फैक्ट्रीज बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, और एक लेबर रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा, ठीक है। लेकिन लेबर के रिक्वायरमेंट के साथ साथ लेबर पे अत्याचार भी बढ़ने लगा, ठीक है। देखिए, जिनसे भाई साहब फार्मिंग नहीं हुई उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, शहर में आकर कोई जॉब कर लो, है ना, उनके पास तो एक ही ऑप्शन बचा। और अगर वो शहर में आते हैं और जॉब करते हैं, तो जब शहर में आते हैं तो लोगों को मालूम रहता है, जो उनको एम्प्लॉय करता है उनको मालूम रहता है कि भाई साहब ये अपना ज़मीन बेच बाज कर यहाँ पे आया है, इसका यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो, कहाँ हंसी आ रही है भाई साहब, हाँ अच्छा बंद करना है, अरे कोई और बंद कर दो भाई साहब, बोल रहा है तू जाएगा अभी, उसके लिए तेरे को बंद करना पड़ेगा। ठीक है मैं बंद कर दूंगा, टेंशन मत, नहीं। थैंक यू साहिल, थैंक यू। ओके, सो भाई साहब, तो आपका ये लेबर का जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ गया, लेबर का शोषण भी बढ़ गया, ठीक है। जैसे जैसे लेबर का रिक्वायरमेंट बढ़ा, वैसे वैसे लेबर पे अत्याचार भी बढ़ गया, क्योंकि जो लेबर होता था वो गांव से आता था, और गांव से भाई साहब वो लोग गांव का सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए। जो लोग इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, इनके जो बॉसेस होते थे, इनको मालूम था इनका यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। अभी अगर काम नहीं करो तो भाई साहब जाओ, क्या करेंगे, शहर में, शहर का खर्चा इतना है, इसको मेंटेन करने के लिए इनको काम कराया जाने लगा, 9 से 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे ऐसा काम करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेबर मूवमेंट, अभी लेबर मूवमेंट क्या था, इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, आपसे टाइम पूछ रही हूँ, मेरे से ही पूछ लीजिए, वैसे 7:30 बजे, वो भी घड़ी है वहाँ पे, एक घड़ी इधर भी है शायद, है नहीं दिख रही है, चलो ओके। इमर्ज इन द बैकग्राउंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन 1899 रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। तो रेलवे वर्कर्स भाई साहब स्ट्राइक पे गए। अभी धीरे धीरे देखो वर्कर्स पे इतना अत्याचार बढ़ने लगा कि इनको लगा कि भाई देखो, अगर हम सब मिलकर स्ट्राइक पे जाएंगे तो शायद यूनियन हमारा सुन ले। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ वर्कर्स, was established in 1920. In 1980s लेबर मूवमेंट स्टार्ट गेटिंग डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है। तो लेबर मूवमेंट्स चालू हो गए भाई साहब। ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड द लेबर मूवमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो बहुत ज़्यादा आपका ग्लोबलाइजेशन ने इम्पैक्ट किया है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है।
प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन वर्कर्स, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, ठीक है। तो अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस मतलब क्या होते हैं, आपके जो एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस हैं वो अनस्टेबल हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय इंडियन वर्कर्स, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। एम्प्लॉयमेंट जो है आज है कल नहीं है, ऐसा है, ठीक है। एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बहुत ज़्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है, 6 महीना 7 महीना हम देखेंगे, आपका काम देखेंगे, फिर हम सोचेंगे आपको परमानेंट करें कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है। जो भी काम पे जा रहा है वो ऐसा ही मान के चलता है कि पता नहीं अगर कल को जॉब नहीं रहेगा तब क्या करूँगा मैं, ठीक है। सो देयर इज़ अ ट्रिमेंडस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी अमंगस्ट एवरीवन, ठीक है। सो ये आपके इंडियन वर्कर्स हैं। तो जब भी आपका ये देखो, कभी भी ना आप अगर इनसिक्योर होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी सही नहीं होगी। अगर आपको मालूम है कि भाई आपको कल ये जॉब रहे या ना रहे तो आप अपना जॉब पे 100% दे भी नहीं पाएंगे, है ना। यू विल ऑलवेज बी इन द सर्च फॉर ऑप्शंस फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। ओके, एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। तो आपका लीगल प्रोटेक्शन नहीं था। अभी तो लेबर लॉज आ गए हैं, लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि भाई आज ना 12 घंटे काम करने हैं 9 घंटे की जगह, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कल से मत आइएगा, अब आप क्या ही करेंगे, 12 घंटे झक मार के आपको काम करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। सो ऐसा मतलब इसके अगेंस्ट में आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। इज देयर अ प्रोविजन इन विच यू कैन टेक अ लीगल एक्शन, ठीक है। सो इस तरह से पहले ऐसा नहीं था, अभी तो क्या लेबर लॉज आ गए। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, 9 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा भाई साहब लोग काम कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। इनसिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस मतलब कोई भी आकर भाई साहब आपको कुछ भी सुना कर चले जा रहा है, ठीक है। तो देयर इज़ एन इनसिक्योरिटी, ना आपकी कोई इज्जत है, ना भाई साहब आपको लोग सुन रहे हैं, तो एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट है। यू आर नॉट गेटिंग वॉट यू डिजर्व एट योर वर्क प्लेस, ईदर इन टर्म्स ऑफ सैलरी, नॉट इन टर्म्स ऑफ डिग्निटी और नॉट इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये अगर लॉज नहीं है तो यही होगा, ठीक है। अगर लॉज नहीं है तो शोषण होगा, है ना। हेल्थ हैजार्ड्स, कुछ ऐसे आपके व्यवसाय हैं या कुछ ऐसे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। केमिकल फैक्ट्रीज हो गई भाई साहब, हेल्थ के लिए एक हजार्डस सिचुएशन है। आपके भाई साहब जहाँ पे वायरसेस को मार ट्रीटमेंट हो रहा है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं जहाँ पे वायरसेस को मारने के लिए दवाइयाँ निकाली जा रही हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, कॉटन इंडस्ट्री तक हो गई भाई साहब, ठीक है। सिल्क इंडस्ट्री हो गई, ये सब आपके हेल्थ हैजार्ड्स हैं। ये जो आपका डामर लेआउट करते हैं, डामर करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पिच, मतलब ये आपके रस्तों में जो लगाते हैं, तो ये जो होता है ऐसा माना गया है कि ये जब बर्न होता है तो बर्न होते हुए जो धुआं निकलता है उसमें टीबी के बैक्टीरियाज होते हैं। तो ज़्यादा करके जो लोग इसमें होते हैं उनको टीबी होता है, ठीक है। तो दीज आर हेल्थ हैजार्ड्स, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस, ठीक है। सो ये सारे आपके चीज़ें हैं जो इंडियन वर्कर्स फेस कर रहे थे। वुमेन्स मूवमेंट इनिशिएटेड बाय प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो जैसे आपको बताया मैंने, एक टाइम था जब वुमेन लोगों को ज़बरदस्ती अपने पति के चिता पर झोंक दिया जाता था। अभी होता क्या था, देखो सिस्टम कुछ ऐसा था कि उस टाइम पे मैरिज का कोई एज नहीं था। 9-10 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, और लगभग कैसे शादी होती थी, गरीब किसान फार्मर है, उसको अपनी बेटी को ब्याने के लिए पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो अभी जो एक बुढ़ा कोई अमीर सा रहेगा वो भाई साहब इसके साथ शादी कर लेगा, और बजाय इसके कि ये इसको दहेज दे, ये इसको कुछ पैसे दे देगा, है ना। बाप के पास कुछ पैसे आ गए, उसके पास 4-5 बेटियाँ, वो क्या कहीं का क्या सोचे, वो परिवार को चलाने का सोचे कि इनका सही जगह पे विवाह देना का सोचे, ऑप्शंस नहीं थे। अभी ये लड़की क्या हो जाएगी, बस अभी एक बुढ़े से इसकी शादी हुई है, बुढ़ा 2 दिन बाद मर जाएगा, तो ये लड़की विधवा हो गई। अगर विधवा हो गई तो वो आजीवन शादी नहीं कर सकती। देयर इज़ नो विडो रीमैरिज सिस्टम दैट वाज देयर। ऑन टॉप ऑफ दैट धीरे धीरे सती प्रथा भी बढ़ने लगी। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने भाई साहब इस कॉजेज़ को लिया, ठीक है। सती प्रथा के अगेंस्ट में राजा राम मोहन ने बहुत सारा काम किया है। विडो रीमैरिज में बहुत एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन रहा है विद्यासागर का। तो ऐसे लोग आए जिन्होंने इस चीज़ को चेंज किया, ठीक है। इनिशिएटेड बाय प्रोग्रेसिव मैन इन इंडिया। तो दीज वेर सम प्रोग्रेसिव मैन हु हैड अ रैशनल थिंकिंग अबाउट वुमेन्स पोजिशन इन द सोसाइटी। इसके एम्स क्या क्या थे? एलिमिनेटिंग इनजस्टिस एंड एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन। तो जो भी इनजस्टिस है और एक्सप्लॉयटेशन है उसको बंद करना, ठीक है।
help them to lead a respectful life, so that women also get to lead a respectful life, participate actively in social life, ताकि वुमेन भी सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँ, आप अगर इन जगहों पे जाएंगे, वाराणसी, वृंदावन, मथुरा, यहाँ पे आपको ना करीब करीब हर शहर में 1000 से ज़्यादा विधवा आश्रम मिल जाएंगे, मिनिमम 1000 से ज़्यादा। और ये विधवा आश्रमों का निर्माण हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो विधवा होता जा रहा था, और विधवाओं को मतलब ऑलमोस्ट सेंट की तरह रहना पड़ेगा, साधु की तरह रहना पड़ेगा, ठीक है ना। वो नॉनवेज खा सकते हैं ना, एकदम मतलब जो सूखा हुआ जो मिल जाए वही खा लें, ठीक है, पूरा दिन घर का काम करें, ऐसा। तो ऐसे जीवन को जीने के लिए भाई साहब इनको इन आश्रमों में फेंक दिया जाता था। आज की तारीख में भी आश्रम एक्टिव हैं, ठीक है। तो विधवाओं का आश्रम है, ऐसा आश्रम हुआ करता था, ठीक है। तो कोई सोशल लाइफ नहीं है। इफ़ वंस अ गर्ल बिकम्स अ विडो, शी वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। वो अपने समाज के साथ नहीं मिल सकती, अपने परिवार के साथ भी मिलजुल कर नहीं रह सकती, उसको एक अलग ही लाइफ जीना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोशल लाइफ। रिफॉर्मिस्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जैसे मैंने आपको बोला, इन्होंने विडो रीमैरिज का कॉज को लिया, ठीक है, कि इतनी बड़ी संख्या में विडोज हो रहे हैं, और ये जवान जवान लड़कियां हैं 13-14 साल की, जो अभी अगर इनका उम्र माना जाए कि ये 50 तक जिएंगी, तो 50 तक इनका कोई लाइफ ही नहीं है, मरा हुआ लाइफ है ना। 13 साल 15 साल से भाई साहब 50 साल तक ये जिएंगी, ऑलमोस्ट एक वेजिटेबल की तरह जिएंगी। इट विल बी अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस, देर इज़ नथिंग इन देयर लाइफ, देर इज़ नो सोशल लाइफ एट ऑल, ठीक है। तो इन्होंने विडो रीमैरिज के कॉज को लिया, विद्यासागर, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, ही बेसिकली टुक अप द कॉज फॉर सती, ठीक है, सती के अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने जो लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी है उनके लिए और वुमेन के लिए भी काफ़ी सारे काम किए। सावित्रीबाई फुले, शी वॉज हिज वाइफ, ठीक है, शी ऑल्सो टुक अप द कॉज। महर्षि डोंडो, केशव कार्वे, ऑल दीज पीपल हैड टेकन अप दीज कॉजेज, ठीक है। पंडिता रामाबाई राणे, ही वॉज बेसिकली अ जज, जस्टिस राणे बोलते हैं इनको, ठीक है। सो इन्होंने ये सब रिफॉर्मिस्ट हुए उस टाइम पे, ठीक है। एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, इन्होंने, इन सारे लोगों ने अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है, टू अपलिफ्ट वुमेन इन द सोसाइटी। अदरवाइज वुमेन का जो पोजीशन था सोसाइटी में बहुत ही डिग्रेडेबल था, ठीक है। ओके, एलिमिनेटिंग इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, एंडिंग वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन, एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है। तो एंडिंग वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन, सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज, इसको भी भाई साहब खत्म करवाया, ठीक है। एनकरेजिंग विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज को भाई साहब एनकरेज किया, ठीक है। एनकरेजिंग वुमेन एजुकेशन, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने प्राथमिकता दी। राइट टू वोट फॉर वुमेन, एक टाइम था जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सफरेज, विच इज़ बेसिकली एनीबडी हु अटेंड्स 21 ईयर्स ऑफ एज, पहले हमारा वोटिंग एज इतना ही था, अभी 18 हो गया है, ठीक है। एनीबडी हु बेसिकली अटेन्स 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ गॉट द राइट टू वोट, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ मेन वुड बी अलाउड टू वोट। तो ये वाला जो राइट टू वोट था वो वुमेन को था ही नहीं। तो इन सब चीज़ों पे बहुत एग्रेसिवली इन सारे रिफॉर्मिस्ट ने काम किया है, ठीक है। देखो, आज की तारीख में जो जीवन आप जी रहे हैं ना, आपको मालूम नहीं है कि कितना स्ट्रगल करके आप उस जीवन शैली तक पहुँचे हैं, ठीक है। यस, आपको जो मिला है वो मिला है, इसके लिए रोना थोड़ी है, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति थे हमारा, सारे फेजेस, वुमेन हो गए, मेन हो गए, या पूरी सोसाइटी हो गई, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, इन सारे फेजेस से सोसाइटी गुजरा है। और इस गुजरने के टाइम पे बहुत लोगों ने बहुत एग्रेसिवली कुछ काम किए हैं, जिनको कई लोगों को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, ठीक है, सोशल मूवमेंट्स के लिए। सो देयर हैज़ बीन अ लॉट दैट हैज़ बीन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, सो द पीसफुल और रादर बेटर लाइफ्स दैट वी आर लीडिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज द बेस्ट, but at least better, ठीक है। So the better life that we are leading today is due to these reformist movements, ठीक है। Environment movements, protection of biodiversity, protecting different sources of water, protection of forest, ठीक है, ये सब भाई साहब आपके, protection of green belt, ठीक है, प्रिवेंट। तो आज की तारीख में भाई साहब एनवायरमेंट मूवमेंट ये मोमेंटम पकड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट आज के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है, और सिर्फ एक नेशनल या स्टेट लेवल पे नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, अलग अलग जो सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, उनको प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट्स होते हैं
प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ रिवर्स बिकॉज ऑफ यूज ऑफ केमिकल्स। इन सारी चीज़ों को भाई साहब आज की तारीख में ये एक मोमेंटम है जो अभी है। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह बॉट वाटर रेवोल्यूशन इन राजस्थान। तो राजस्थान जहाँ पे भाई साहब बहुत बड़ा एक चैलेंज है वाटर इरिगेशन के लिए यूज़ करना या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करना, उन्होंने राजस्थान जैसे एरिया में एक क्रांति लाई है। रिवाइव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, बिल्ड 11,000 जोहाद इन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। जोहाद एक टाइप का वेल टाइप का होता है, ठीक है। तो भाई साहब 1000 वेल का इन्होंने निर्माण किया है, ठीक है। ओके, फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्स तरुण भरत संघ, ठीक है। स्टार्टेड अ कैंपेन ऑल ओवर इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन, रिवाइवल ऑफ रिवर्स, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो इन्होंने पूरे भारतवर्ष में एक मूवमेंट चालू किया है जिसमें इन्होंने जो इनका प्राइमरी फील्ड था वाटर कंजर्वेशन। आपको भाई साहब 4 महीने की बरसात इधर मिलती है, आपको मालूम भी नहीं है कि कैसे भारत के अलग अलग प्रांतों में एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। हम यहाँ पे आराम से भाई साहब 4 महीने बरसात होती है, पानी भाई साहब बह रहा है एकदम, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, राइट। बट एट द सेम टाइम ऑल दिस वाटर कैन एक्चुअली बी एक्यूमुलेटेड एंड ट्रांसफर टू पीपल, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लोग मतलब गवर्नमेंट बोल के थक गई है, लेकिन ना ही बिल्डर्स और ना ही भाई साहब आपके जो इंडिविजुअल बंगलो ओनर्स हैं, दे आर एक्चुअली मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जबकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करेंगे तो भारत में कहीं पे भी राजस्थान से लेकर भाई साहब अरुणाचल प्रदेश तक और भाई साहब आपका जम्मू कश्मीर से लेकर एकदम कन्याकुमारी तक, यू विल नॉट फेस अ वाटर प्रॉब्लम। यही एक सोल्यूशन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, लेकिन ये मॉनसून कहीं पे कुछ रीजन्स आ जाते हैं जो रेन शैडो एरियाज़ में हैं। तो क्या हम वहाँ तक पानी को पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल पहुँचा सकते हैं। तो देर इज़ अ ह्यूज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। रिवाइवल ऑफ रिवर्स, नदियाँ हमारी सूख रही हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो इन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ है। वन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज एंड अवार्ड नोन एज द नोबेल प्राइज फॉर वाटर। तो इसको भाई साहब नोबेल प्राइज ऑफ वाटर बोला जाता है जो उनको मिला हुआ है, ठीक है। ओके, कंज्यूमर मूवमेंट्स emerged in India after the Consumer Protection Act came into existence in 1986, ठीक है। और इस एक्ट के तहत मूवमेंट believes that each member of the society is a consumer। प्रॉब्लम्स भाई साहब क्या क्या? अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, चीज़ों में मिलावट, ठीक है। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रॉड्स इन वेट्स एंड मेजर्स, तो आपके राशन की दुकानों में जो फ्रॉड्स होता है वेट्स एंड मेजर्स को लेकर, ठीक है, इन सब चीज़ों पर भाई साहब, ठीक है, कंज्यूमर मूवमेंट है। आज की तारीख में आपको मालूम नहीं है कि आपके कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, ठीक है। सीबीएसई में एक चैप्टर था कंज्यूमर राइट्स को डिलीट कर दिया है, क्योंकि लगभग हर चीज़ के लिए, जैसे आप अमेज़न पे कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, आपने देखा ये चीज़ ऐसे दिख रहा है भाई साहब, आपने ऑर्डर किया निकला कुछ और, डू यू हैव अ राइट टू रिटर्न द प्रोडक्ट? येस, बिकॉज इट इज़ नॉट मीटिंग अप योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हाँ, कुछ लोग चिंदीगिरी करते हैं, थोड़ा बहुत उसको पहन लिया, वाह 2-3 दिन घूम लिया, फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। बट एटलीस्ट इफ़ यू फाइंड दैट द प्रोडक्ट इज़ नॉट मैच, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को फील करके बाय नहीं किया है, आपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक फ़ोटो देखा है, उसको देखकर आपने बाय किया है। सो यू हैव गॉट अ कंज्यूमर राइट टू रिटर्न इट, ठीक है। और अगर आप एक्चुअली स्टोर पे जाकर किसी प्रोडक्ट को उठाते हैं तो भी आपका कंज्यूमर राइट बनता है, आपको गारंटी मिलती है, वारंटी मिलती है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, जैसे उनके प्राइसेस होते हैं, उस पीरियड में आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें, देखिए कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी जानबूझकर ख़राब नहीं बनाएगी, लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो इक्के दुक्के भाई साहब ख़राब हो ही सकते हैं, ठीक है। और अगर बदकिस्मती से वो आपके मत्थे पड़ गया तो क्या आप उसके अगेंस्ट में भाई साहब अपील कर सकते हैं? येस, वेरी मच, यू कैन डू दैट, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यूएसए जो है कंज्यूमर राइट्स का चैंपियन है, ठीक है। कंज्यूमर राइट्स का चैंपियन क्या है? मतलब वहाँ पे कंज्यूमर इज़ द किंग। वहाँ पे एक केस हुआ था कि किसी ऑनलाइन इससे लॉजिस्टिक्स से किसी ने एक हैमर मंगाया। हैमर मतलब जिसे कील ठोकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो हैमर आया भाई साहब, हैमर आया और मतलब बच्चे ने पैकेट खोला, घर में बच्चे ने पैकेट खोला और उसके हाथ पे थोड़ा सा लग गया, थोड़ा सा खून बहा उसका, जो भी है। तो इस बंदे ने ना केस फाइल कर दिया उस कंपनी पे कि आपके पैकेज में कहीं पे भी ये लिखा नहीं है दैट दिस हैज़ टू बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, और उसको $100 मिलियन कॉम्पनसेट करना पड़ा उस कंपनी को।
$100 मिलियन, ठीक है, $100 मिलियन का उन्होंने केस फाइल किया और वो जीत गए, ठीक है। तो कंज्यूमर राइट्स इस कदर होता है भाई साहब। अगर आप यूएस वगैरह में जाएंगे, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ कंज्यूमर राइट्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो $100 मिलियन वो जीत गया। हाँ, इसका कोई दुर्व्यवहार भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर राइट्स आज की तारीख में आप अवेयर नहीं हैं कि कितने चीज़ें हैं। अडल्ट्रेशन होता है भाई साहब, आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें अगर मिलावट हो, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स, फ्रॉड्स इन वेट्स एंड मेजरमेंट्स। द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड नियो सोशल मूवमेंट्स, दे आर इशू बेस्ड, ठीक है। 1980 के बाद जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनको नियो सोशल बेस्ड बोलते हैं, ठीक है, इशू बेस्ड मूवमेंट्स हैं। द पोस्ट 1980 मूवमेंट्स आर कॉल्ड नियो सोशल, ठीक है, ओके। विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिजॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द वर्कर्स? इट वॉज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आज भी है ये, ठीक है, AITUC बोलते हैं। आप बड़े बड़े मार्केट्स में जाएंगे ना तो AITUC का एक काउंटर रहता है, ठीक है। जैसे अगर आप ये क्या कहते हैं, ये जो मार्केट है क्या, APMC मार्केट, ठीक है, उसमें जाएंगे तो वहाँ पे ये आपको एक दुकान मिलेगा जहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक ऑफिस होगा, ठीक है। सो AITUC है, ये सारे वर्कर्स के साथ डील करता है। रेलवे में हो, चाहे भाई साहब प्राइवेट में हो, चाहे पब्लिक में हो, अगर वर्कर्स का कोई प्रॉब्लम है इनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन एक्चुअली गेट देम रिपोर्टेड। हु इज नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। ये हो गया भाई साहब आपका ट्राइबल मूवमेंट, मेजर मूवमेंट्स इन इंडिया। तो पहला था आपका ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, फिर आया आपका भाई साहब फार्मर्स मूवमेंट, ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट और कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है। ये सारे आपके अलग अलग मूवमेंट्स हैं, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द बोर्ड क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड। डैश इज द मेन डिमांड ऑफ फार्मर्स मूवमेंट? फार्मर्स मूवमेंट का मेन डिमांड, राइट टू कल्टिवेट ऑन द फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, नो, टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जो भी उनको भाई साहब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। और देखो आज की तारीख में आपने जो देखा रहेगा, ये बाजार में कोई वो गाड़ी लगाकर चीज़ें बेच रहे हैं, एक्चुअली दे आर फार्मर्स, ठीक है। नाउ दे डू नॉट रिक्वायर मिडिलमैन, और मिडिलमैन के चलते क्या हो रहा है, इनको कम मिल रहा है और आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो इसका खर्चा काट कर गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया, आप बेचिए, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कम एंड सेल योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये जो आपका मतलब ये गाड़ी लगाकर बेचते हैं, दे आर फ्री टू डू इट बिकॉज वहाँ पे मिडिलमैन का कमीशन नहीं आता है, तो उनको भी फ़ायदा, उनको अपने प्रोडक्ट का बेटर प्राइस मिल रहा है और आपको भी फ़ायदा, क्योंकि मिडिलमैन का जो प्राइस है वो कौन बेयर कर रहा था, थोड़ा सा आप और थोड़ा सा वो, जो आप अभी बेयर नहीं कर रहे हैं और वो भी बेयर नहीं कर रहे हैं। सो दोनों को भी परस्पर फ़ायदा है, ठीक है। सो ये आपका एक, सो टू गेट द राइट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, to increase agricultural production and become self-sufficient with regards to food grains, that dash was initiated. Water revolution, green revolution, industrial revolution, white revolution. White revolution was with regards to milk, so green revolution was with regards to आपका crop production, ठीक है। In the pre-independence period, dash tribe from Odisha revolted against the British rule, so that was gone, ठीक है। For which reforms were the women's movement in the pre-independence fighting, ठीक है, eliminating injustice against women, ठीक है, ending their exploitation, helping them to lead a respectful life and ensuring their active participation in social life, abolish the practices of sati and child marriage, widow remarriage, women education and right to vote for women। ये सारे तमाम चीजें हैं, ठीक है, ओके। Write short notes on water revolution. The water revolution was brought about by Dr. Rajendra Singh. Where did he start this movement from? In Rajasthan, ठीक है। Formed Tarun Bhagat Sangh, campaign for water conservation, ठीक है। Which problems are faced by the modern workers movement, ठीक है। क्या क्या भाई साहब? Unstable employment conditions हैं, आज जॉब है पता नहीं कल रहेगा कि नहीं, प्राइवेट जॉब ऐसे ही होते हैं आपके, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, आपको भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर दिया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब तक तुम्हारा काम चलेगा तुम्हारी पगार चलेगी भाई साहब, ठीक है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, हर एक इंसान जो भी प्राइवेट जॉब्स में है दे विल सफर फ्रॉम अ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। आज तो भाई साहब वो युवराज सिंह का एक ऐड आता है ना, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक तो सब ठीक है भाई साहब, बल्ला जिस दिन चलना बंद हो जाएगा तब क्या होगा, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हर एक इंसान को इंडिया में है। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, वर्क फोर्स में उतना लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। लीगली मतलब अगर आपको कंपनी कल बोलती है भाई साहब कल से मत आना, तो आप क्या करेंगे, क्या ही कर लेंगे, लॉयर लाएंगे, लॉयर क्या फाइट करेगा, ठीक है। सो नहीं हो पाएगा, हमारा लीगल प्रोटेक्शन है ही नहीं, इसीलिए कंपनी अपनी मनमानी करती हैं, ठीक है।
3 घंटे की जगह पे 6 घंटा काम करा रही है, 9 घंटे की जगह पे 12 घंटा काम करा रही है, ठीक है। और अगर आपको काम नहीं करना है, आप 9 घंटे में वो काम करके जाइए, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे टारगेट्स दे देगी कंपनी कि भाई साहब झक मार के आपको 12 घंटे बैठना पड़ेगा, 9 घंटे में करना है ना करो, हमने कब मना किया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप भाई साहब 9 बजे आए, 6 बजे चले जाइए, 9 घंटे में काम करके, लेकिन इतना काम थोप देंगे कि आपको झक मार के 12 बजे तक मतलब 12 घंटे बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो ईदर वेज वो बोलेंगे नहीं हमने तो नहीं बोला बैठने के लिए, ये बैठ रहे हैं क्योंकि काम नहीं खत्म हुआ है, उनकी मर्जी, ठीक है। ओके, सो ये आपका एक एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन का एब्सेंस है। एब्सेंस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन इसलिए है क्योंकि हर काम को हम माप नहीं सकते, ठीक है। किसी के लिए जो बहुत एक्सपर्ट है एक काम चुटकियों में हो जाता है, और किसी के लिए भाई साहब 1 घंटा लग रहा है ना। तो देर इज़ एन एक्सपीरियंस दैट एक्वायर्स, और ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि कौन कितनी जल्दी किस काम को निपटा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए एक लीगल हम नहीं कर पाएंगे। अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स, ठीक है। इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, इनसिक्योरिटी एट वर्क प्लेस मतलब कोई भी आकर भाई साहब कुछ भी बोल के चला जा रहा है, ठीक है। हेल्थ हैजार्ड्स, state where the following statements are true or false, give reasons for your answer. Consumer movement came into existence, yes, ठीक है। की पॉइंट्स, कंज्यूमर फेस डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कंज्यूमर के साथ भाई साहब ठगेबाजी अगर हो जाए, ठीक है, कंज्यूमर को जो गुड्स चाहिए था वो नहीं मिला, ठीक है। सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इंक्लूड अडल्ट्रेशन, मिलावट की कोई चीज़ मिल गई, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ आइटम्स हो गया, फ्रॉड्स इन वेट्स एंड मेजर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है तो कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। ओके, पूरे चैप्टर को भाई साहब हम देख लेते हैं। मूवमेंट्स क्या क्या हैं? फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू, ऑर्गेनाइज, build public opinion by constantly following up on that issue and thereby put a pressure on the political parties and the government, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक इशू पे फोकस करना है, फिर धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन तैयार करना है उस इशू पे, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना है गवर्नमेंट पे, ठीक है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ मूवमेंट। आपने एक इशू को आइडेंटिफाई किया और अकेले ही चले गए भाई साहब गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं या किसी भी अथॉरिटी के पास जा रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, दैट इज नॉट कॉल्ड अ मूवमेंट। यू मस्ट हैव टेकन एन इनिशिएटिव बट दैट्स नॉट अ मूवमेंट। A movement is something wherein you align people who are suffering from the same thing, ठीक है। ओके, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है ये। aim at opposing a particular decision or policy of the government. So this is basically aimed at opposing a particular decision or policy of the government. The right to protest is an important right in democracy. किसी भी डेमोक्रेसी में right to protest is an important right, ठीक है। Important characteristics of movements, people come together in the interest of a particular issue. बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से भाई साहब साथ आते हैं for a particular issue. It has a particular social objective or a problem, ठीक है। इसका भी एक पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव होगा या प्रॉब्लम होगा। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत ज़रूरी है किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल होने के लिए। इट हैज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट, इसके लिए पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इट इंक्रीजेज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, तो इसमें भाई साहब पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है इन फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, पहला मूवमेंट भाई साहब ट्राइबल मूवमेंट, फार्मर्स मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, वुमेन्स मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल, फार्मर, लेबर, वुमेन, एनवायरमेंटल, कंज्यूमर मूवमेंट। वाटरमैन ऑफ इंडिया इज बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र सिंह, brought water revolution in Rajasthan, revived rivers in the desert of Rajasthan, won the Stockholm Water Prize, an award known as the Nobel Prize for Water. Post 1980 movements, that is the new social movements, ये क्या क्या movements हो गए भाई साहब, ठीक है। issue based movements होने लगी, organized mass movements based on specific issues, ठीक है। They were different from the earlier movements like tribal movements, farmer movements. पहले के movements क्या होते थे? Tribal movement, farmer movement, women's movement. लेकिन अभी 1980 के बाद issue based movement होने लगे। जैसे नर्मदा रिवर के ऊपर एक डैम बन रहा है जिसके ऊपर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एन इशू बेस्ड मूवमेंट। उसी डैम के चक्कर में शायद लोगों का इम्पैक्ट हो रहा है लाइफ, तो वो एक इशू बेस्ड मूवमेंट हो गया, उस जगह के ऊपर वो है, ठीक है। लेकिन ये पूरे समुदाय के ऊपर है, ठीक है। ओके, ये तो थैंक यू हो गया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।